हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर सेकंड ऑप्शन सब्जेक्ट कॉमर्स। कॉमर्स में दोस्तों आज हम बात करेंगे यूनिट सेकंड जो आपका है बिजनेस ऑडिट एंड अकाउंटिंग के बारे में। बिजनेस ऑडिट एंड अकाउंटिंग क्या है? ये दोनों ये पहले अलग अलग होते थे, अब दोनों के एक साइड कंबाइंड करके पूछता है। ऑडिट मीन्स होता है अंकेक्षण करना, जांच करना, चेकिंग करना, बाय मिस्टेक कोई इसमें गलतियां तो नहीं है, बैलेंस शीट को चेक करना, मटेरियल चेक करना, लेबर चेक करना, ट्रेड अकाउंट चेक करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करना, ट्रायल बैलेंस को चेक करना। ये बेसिक जो आप हर एक पॉइंट को चेक करते हैं, इसी को बोलते हैं ऑडिट। अब ऑडिट में अगर देखा जाए तो आपका पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बस ये बेसिक आपका इतना ही आधार होता है। अब ऑडिट कितने में होता है? आपका वीकली चेक करते हैं, मंथली भी चेक करते हैं, ईयरली भी चेक करते हैं, क्वार्टरली भी चेक करते हैं, हाफ ईयरली भी चेक करते हैं। तो जिस प्रकार का आपका बिजनेस होता है उसी हिसाब से आपका क्या किया जाता है, बैलेंस शीट को चेक किया जाता है। अब चेकिंग मतलब यही है कि आप सपोज करो मटेरियल है A1 क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है, तो ठीक भाई आप दिखाइए, आपके पास तो बिल होगा, उस बिल को हमें दिखाइए, उस बिल के हिसाब से चेक करेंगे मटेरियल शुद्ध है कि अशुद्ध है, अच्छी क्वालिटी की या मेरिट है या डीमेरिट, इसमें क्या गुण है क्या अवगुण है। यही सारी चीजें क्या करता है, ऑडिट करना, चेक करना। अब इसमें ये पूरा बेसिक थ्योरिकल है और ज्यादा इसमें सोचने समझने की नहीं, बस मेन टर्म को समझो। ऑडिट मतलब जांच करना, किस चीज का जांच करना, किस चीज का चेक करना, बैलेंस शीट का चेक करना। बैलेंस शीट में क्या क्या आप चेक करते हैं, एक साइड आपका होता है एसेट्स, एक साइड आपका होता है लायबिलिटी। तो एसेट्स मीन्स होता है जिसमें फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स, वैसे आपका फिक्स्ड लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। तो बैलेंस शीट्स को चेक इसलिए किया जाता है, कभी कोई अगर व्यक्ति बोलता है कि मैं व्यापारी हूं या मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, कभी इसकी बैलेंस शीट आप मांग के देखिए, नहीं देगा, क्योंकि बैलेंस शीट में ही सब कुछ, हर एक चीज उसमें दर्शाई जाती है। जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें सब कुछ दिखाना पड़ता है। ट्रेड अकाउंट अलग बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अलग बनाते हैं, आपका ट्रायल बैलेंस अलग बताती है, और सबसे बड़ी चीज आपका होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ही सब कुछ बताती है, व्यापार की स्थिति क्या है, प्रॉफिट में चल रही है कि लॉस में चल रही है। अब इसी का आप चेक करते हैं, चाहे प्राइवेट का पार्ट हो चाहे गवर्नमेंट का पार्ट हो। बस ये होता है आपका ऑडिट। दूसरा आपका आता है दोस्तों अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मीन्स होता है, अकाउंटिंग बेसिकली 4 भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा कारपोरेट अकाउंटिंग, तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग और चौथा आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। तो बेसिक अगर देखें 4 अकाउंट कौन कौन सा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कारपोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। ये जो 4 अकाउंटिंग है, अगर आपने चारों को अच्छे से समझ गए बेसिक टर्म को, अब इसमें क्या क्या टॉपिक है एक एक करके बात करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है आपको समझना, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग क्या है, पहला चीज। कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग क्या है, कन्वेंशनल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, ये 3 टर्म होता है। स्टैंडर्ड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, इसको भी आप समझते हैं, शुरुआती बेसिक चीज होता है। फिर उसके बाद आप पढ़ते हैं बुक कीपिंग क्या है, लेजर क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रेड अकाउंट क्या है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, बैलेंस शीट क्या है। ये टर्म होता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। देन इसी में आपका जुड़ा होता है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का एडमिशन, पार्टनरशिप का रिटायरमेंट, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप का डेथ हो जाना। ये बेसिक है। और 2 टर्म और जोड़ देते हैं, जैसे जॉइंट वेंचर क्या है, कंसाइनर और कंसाइनिंग, एक चैप्टर और होता है। बस ये मिला के आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनता है। दूसरा अकाउंटिंग हम बात कर रहे हैं कारपोरेट अकाउंटिंग। कारपोरेट अकाउंटिंग में आप क्या क्या चैप्टर पढ़ते हैं, एक एक करके बात करते हैं। पहला शुरुआत होता है 1956 के अधीन एक्ट के अकॉर्डिंग जो है आपका, पहले कंपनी एक्ट क्या है, फिर उसके बाद आप पढ़ते हैं शेयर क्या है। अब शेयर में आप जैसे इशू ऑफ शेयर क्या है, एप्लीकेशन ऑफ शेयर क्या है, फर्स्ट कॉल क्या है, सेकंड कॉल क्या है, फॉर फीचर क्या है, रिडीमेबल क्या है, नॉन रिडीमेबल, प्रेफरेंस शेयर क्या है और इक्विटी शेयर क्या है और अलॉटमेंट क्या है। ये बेसिक जो आपने सभी टर्म पढ़े होंगे 11th और 12th में, जो बच्चे अभी जल्दी ग्रेजुएशन भी किए होंगे या 12th किए, ये सब पढ़े होंगे, आपके माइंड में सब रिकॉल। इसमें कुछ टर्म होता है आपका रेशियो के आधार पर कैसे हम शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या सेलिंग करते हैं। अगला इसमें होता है एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, किस रेट पे आप शेयर को परचेज करते हैं और खरीदते हैं या डिस्काउंट देते हैं। बस ये आपको हो जाता है शेयर चैप्टर से। नेक्स्ट इसी के दूसरा जुड़ा होता है डिवेंचर।
डिवेंचर में सिर्फ फर्क क्या होता, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, बस यही होता। बाकी सेम कंडीशन आपका शेयर जैसे चैप्टर होता है तो वैसे शेयर इशू होता है, सॉरी शेयर आपका डिवेंचर इशू होता है, डिवेंचर एप्लीकेशन होता है, डिवेंचर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, डिवेंचर फॉर फीचर भी हो सकता है, डिवेंचर आपका अलॉटमेंट भी होता है, इसमें भी एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट सब लगता है। बट इसमें कभी कभी एक टॉपिक जुड़ा होता है अंडर राइटर कमीशन। अंडर राइटर कमीशन मीन्स होता है जब हम किसी वस्तु को बेचने के लिए, सपोज करो पेन है, अगर इस पेन को मैं किसी से बोलूँ देखिए मेरे पास 100 पेन है, अगर आप सभी पेन बेच देते हो, अगर इसको आप ज़्यादा पैसे बेच दोगे तो मैं जो पैसा आपको एक्स्ट्रा होगा वो आप रख लेना, बाकी मैं आपको कमीशन दूंगा। कैसे? एक पेन अगर मान लीजिए 20 रुपये का है, आपने इसको बेच दिया, मैं आपको इसमें 2 रुपये आपको ही दे दूंगा कमीशन। किसी वस्तु को बेचने के आधार पर जो आप कमीशन देते हैं उसको बोलते हैं अभिगोपन राशि, हिंदी में अभिगोपन राशि। इस प्रकार का ये आपका डिवेंचर से जुड़ा होता पार्ट होता है। नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर। वैल्यूएशन ऑफ शेयर होता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, 2 चैप्टर होता है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर मीन्स क्या होता है भाई, सुपर प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है, कैपिटलाइजेशन मेथड है, ये बेसिक चीज आपका होता है वैल्यूएशन। ठीक इसी प्रकार का आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी होता है। गुडविल जब आप पढ़ेंगे तो सुपर प्रॉफिट क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, वही सेम मेथड इसमें भी लगता है, एनुअलिटी भी मेथड लगता है। तो ये मतलब वैल्यूएशन क्या करते हैं, उसका हम वैल्यू निकालना, गुणात्मक करना मेथड से हम चेक करते हैं। ये आपका वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नेक्स्ट चैप्टर इसी में होता है आपका होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। कौन सा? होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग मीन्स जिसके पास 50% से ज्यादा शेयर होगा और जिसके पास 50 से थोड़ा कम होगा। तो बड़ी कंपनी छोटी कंपनी कभी का होल्ड कर ले, आप देखते होंगे कि कभी कभार एक कंपनी दूसरी कंपनी को मेल मर्ज हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से एक चैप्टर और जुड़ा होता है अमलगमेशन। अमलगमेशन होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा फर्क ये होता है होल्डिंग और सब्सिडरी का, ये सिर्फ ए और बी नाम की, मान लीजिए ए नाम की कोई कंपनी है, बी नाम की कोई कंपनी है। बी कंपनी सपोज करो लॉस में चल रही है और उसने ए से बोला कि आप मेरी सारी शेयर या जितनी भी है आप परचेज कर लो, तो बोलेगा ठीक मैं आपका पूरा होल्ड कर लेता हूँ, मैं ही चलाता हूँ, कोई बात नहीं। ये होता है आपका होल्डिंग और सब्सिडरी। ऐसा समझिए जैसे दामाद जी है, दामाद जी क्या होते हैं किसी के, तो ससुर जी हमेशा उनके सर झुका रहता, भाई मेरी बेटी का ख्याल रखना, तो यही कॉन्सेप्ट होता है। तो हमेशा होल्ड वही होगा ना जिसके पास ज़्यादा शेयर होगा, और जिसके पास शेयर कम बेचारा हमेशा झुका होता है, बस यही कॉन्सेप्ट होता है। अब इसमें आप चेक करेंगे उनकी बैलेंस शीट लाते हैं, तो भाई अगर उनके पास पता चला कोई ऐसी गुडविल है, कोई ऐसी वस्तु है, गुडविल मार्केट बहुत अच्छी थी बट वो मार्केटिंग अच्छा नहीं कर पाए, तो एक प्रकार से गुडविल भी उनके लिए जुड़ती है। कोई वस्तु बहुत महंगी थी, वो सस्ती में उनको बेचना पड़ गया, आपके पास कैपिटल भी आ जाता है। अब कोई चीज़ बहुत मतलब एक प्रकार से महंगी खरीदना पड़ गया, तो इसका मतलब उसकी गुडविल अच्छी है। तो ये सारी चीज़ का वैल्यूएशन आप इसमें भी होल्डिंग के करते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड, सॉरी आप मेथड लगाते हैं, कंसीडर्ड मेथड क्या है, परचेजिंग मेथड्स क्या है, पेमेंट मेथड क्या है, सेम एज इट इज आपका अमलगमेशन भी होता है। अमलगमेशन में एक कंपनी बी कंपनी दोनों में एक दूसरे में समाहित हो जाती है, ऑब्जर्वेशन हो जाती है। एक कंपनी बी कंपनी दोनों मिलकर के अपना नया नाम रख लेती हैं, और एक तीसरा होता है जो ए नाम की कंपनी पुराना नाम मिला के नया नाम और जोड़ लेता है। इस प्रकार का आपका अमलगमेशन, ये इतना टॉपिक आपका होता है कारपोरेट अकाउंटिंग। एक नया जोड़ दिया गया आपका कंपनी एक्ट 2013 को। कंपनी एक्ट 2013 क्या कहती है, जो पुराना कॉन्सेप्ट था आपका होल्डिंग कंपनी हो गया या सब्सिडरी कंपनी हो गया, आपका अमलगमेशन हो गया, या आपका शेयर आप चैप्टर का हो गया कंपनी का, तो ये उसको चेक करती है। नया रूल बन गया है। नया रूल इसलिए बना दोस्तों, पुराने समय में क्या होता था कि एक पुराना ट्रेडिशनल बेस पे लोग चीजें बेचते थे, खरीदते थे, लेकिन लोगों को पता नहीं होता कंपनी की स्थिति क्या है। जैसे आजकल देखते होंगे नेटवर्क मार्केटिंग है, अब उसमें ए को जोड़ो, बी को जोड़ो, सी को जोड़ो, डी को जोड़ो, लेकिन प्रॉफिट कौन मार रहा है, ए वाला। बाकी सब लोग उसमें एक दूसरे का पैसा लूटा जा रहा है, मिडिल फैमिली, लोअर फैमिली, इस प्रकार को बेचारे ऐसे जाल में फंस जाते। नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये जो आजकल कंपनी 2013 आया है, एक कहता है, जैसे आजकल लोग आता है म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ पैसा लगाओ, भाई हम क्यों करें? करने से पहले उसकी व्यापार स्थिति जानो, प्रॉफिट में है, लॉस में है, किस कंडीशन इसकी स्थिति चल रही है।
इसलिए 2013 जो एक्ट आया, कंपनी एक्ट, ये कहती है किसी भी कंपनी का, या पुराना हो या नया हो, कोई भी कंपनी, उसको चेक करो क्या इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये सारा रूल फॉलो करती है। दूसरा, ऐसा तो नहीं एट पार प्रीमियम डिस्काउंट का जो मेथड लगाता है वो सही है कि गलत है, ये उसको चेक करती है। अमलगमेशन में ए और बी, मान लीजिए कंपनी ठीक है, आपस में मेल मर्ज कर ली, अच्छी बात है। ऐसा तो नहीं पता चला जब सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं एक दूसरे से मिले हैं, बाहर अलग अलग चल रहे हैं, या बाहर पता चला वो मिले हैं, बाहर अलग दिखाते हैं, या कभी अलग दिखते हैं, बाहर फिर मिले होते हैं। तो जो लोगों को कंफ्यूज करते हैं उसको वो चेक करती है, उनकी बैलेंस शीट को भी चेक करेगी कि अगर व्यापार स्थिति ठीक अच्छी है तो आप इसको क्यों दिखाते हो भाई मैं घाटे में चल रहा हूँ। और कभी कल कोई वास्तव में घाटे में होता है और प्रॉफिट दिखाता है, गुडविल बना के सोचता और कस्टमर मेरे पास आए। ये सारी चीज़ें इसीलिए उसको चेक करती है, नेगेटिव पॉइंट को भी, पॉजिटिव पॉइंट को, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, सारे पॉइंट को चेक करती है। कंपनी एक्ट 2013, ये होता है आपका कारपोरेट का। अभी मैं सिर्फ लेक्चर दे रहा हूँ, अभी टॉपिक लिखा नहीं दोस्तों, अभी एक एक लिख देंगे। उसके बाद आपका दूसरा चैप्टर शुरू होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिक अगर देखा जाए तो आप पढ़ते होंगे इसमें रेशियो एनालिसिस क्या है, बजटरी कंट्रोल सिस्टम क्या है, कैश फ्लो क्या है, फंड फ्लो क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट क्या है, बजटरी कंट्रोल सिस्टम क्या है, ये आपके चैप्टर होते हैं। और इसमें हर एक चैप्टर में आपको फार्मूला लगता है। जैसे आपका रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे, भाई करंट एसेट्स क्या है, करंट रेशियो कैसे निकालोगे, है ना। देन उसके बाद अगला इसी में टॉपिक आप पढ़ते हो, रेशियो में कई बेसिक सब फार्मूले होते हैं, सब फार्मूले। गेयरिंग रेशियो क्या है, क्विक रेशियो क्या है, करंट एसेट्स रेशियो क्या, फिक्स्ड एसेट्स रेशियो, हर एक चीज। रेशियो मीन्स यही कहता है आप अगर व्यापार करते हो तो आपके पास कितना मटेरियल है, कितने लेबर है, कितना ओवरहेड एक्सपेंसेस हो रहा है, उनका एक रेशियो बताओ, एक अनुपात बताओ। और वो अनुपात सही तरीके से आप मटेरियल यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेबर सही है कि नहीं है, इसके लिए लेबर है कि नहीं है। जैसे इसी में आप पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिसको इन्वेंट्री बोलते हैं। अब किसी भी चीज़ को आप बेचते हो, कितना आपका उसमें लागत आई है, बिफोर लागत क्या थी, आफ्टर लागत क्या थी, किस परसेंटेज में आपने सेलिंग किया, ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एक चैप्टर इसी में होता है। गेयरिंग रेशियो बताती है व्यापार की स्थिति ठीक चल रही कि नहीं चल रही है, आपने कौन सा फार्मूला सही तरीके से यूज किया नहीं किया, करंट एसेट सही है आपके पास नहीं है, क्विक रेशियो किस तरीके का आपने मेथड यूज किया है, ऐसा नहीं बिफोर का मेथड आपने आफ्टर में यूज कर दिया। हर एक पॉइंट इसमें दिया होता है, आपको फार्मूले बेस पे समझना होता है। जैसे करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला जाता है, ये एक एक पॉइंट उसमें समझाया गया। दूसरा इसी में आपका टॉपिक होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब अगर 2 रुपए की चीज है 2 में बेच दिया तो कोई इम्पेक्ट नहीं आया, लेकिन 2 की चीज हमने 4 रुपए में खरीदा तो इसका इम्पेक्ट पड़ा। तो ये आपको प्राइस और रुपए दोनों की बात करता है, रेट और कॉस्ट दोनों की बात करता है ब्रेक इवन पॉइंट। एक चैप्टर इसी में आपका आता है स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड मीन्स कोई एक मेजर, एक पैमाना बनाते हो कि मान लीजिए मेरा 100 रुपया आज का खर्च करना, एक दिन का खर्चा है, लेकिन वास्तव में आपने 80 रुपया खर्च किया, आपके पास 20 रुपये रिमेनिंग हुआ, सरप्लस हुआ, तो बोलेंगे ये आपके लिए अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा हुआ कि भाई 80 में काम चल के 20 बच गया। अगर वहीं पर 100 के बजाय आपका 120 रुपया खर्च होता तो बोलते 20 रुपया ज़्यादा खर्च हो गया। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट उसी चीज़ की बात करता है कि अगर आप कोई बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, टारगेट बनाते हो कि मुझे 1 साल में बिजनेस करना है और मेरा कॉस्ट मान लीजिए 10 लाख है। अब 10 लाख के बजाय अगर आपको 9 लाख में काम चल गया तो 1 लाख रिमेनिंग हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हुआ, आप उस बारीकी चीज का अध्ययन करेंगे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। अब मटेरियल किस प्रकार, रॉ मटेरियल किस प्रकार का था, हो सकता है सरकार ने टैक्स रेट कम कर दिया इसलिए मटेरियल रेट डाउन हो गया, लेबर का हो सकता है चार्ज कम पड़ा इसलिए आपके लिए सस्ता पड़ गया। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट उसी में आप पढ़ते हैं ओवरहेड का। ओवरहेड उपरिव्यय जो आपका खर्चा आता है, हो सके वो कम खर्चा आया, चीज़ें बहुत अच्छी उसकी रिपेयरिंग हो गई इसलिए आपका खर्चा बहुत कम आया। ये जो हर एक पॉइंट का आप इसमें क्या करते हैं, मेथड लगाते हैं और उसको आप चेक करते हैं, फेरिएबल और अनफेरिएबल। अगर स्टैंडर्ड मेरा 100 था, 100 के नीचे हुआ तो बहुत ठीक है बिजनेस, 100 से ज़्यादा खर्चा हुआ तो इसका मतलब ठीक नहीं था। तो वही आप चेक करेंगे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये सारी चीज़ें होता है।
अगला टॉपिक इसी में आपका आता है कैश फ्लो। फंड फ्लो क्या होता है? कैश मीन्स होता है रोकड़ा पैसा। पैसा का बेसिक हम मेथड लगाते हैं, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग मेथड होते हैं। फाइनेंसिंग मीन्स पैसा कहाँ से आएगा और फिर पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, ये बेसिक चीज। पैसा कहाँ से आता है? या तो आप बारोइंग करेंगे, या पब्लिक से, या तो फ्रेंड से, या तो अपने घर से, यही लगाएंगे ना। फिर उसके बाद जब आपके पास पैसा आ जाता है, उस पैसे को आप क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप चाहे कोचिंग खोलो, चाहे ढाबा खोलो, चाहे होटल खोलो, कोई रेस्टोरेंट बनाओ, आप करते हो, इन्वेस्टमेंट कर देते हो। अब इन्वेस्टमेंट जब आप करोगे तो क्या होगा? सेल्स करोगे, परचेज करोगे। दूसरा, उसी चीज को जब चलाने के लिए ऑपरेटिंग करते हो, ऑपरेट करोगे। भाई कोई ऑफिस के लिए व्यक्ति रखोगे, कोई लेबर भी रखोगे, तो सबको ऑपरेट करने का एक बेसिक चार्ट बनाओगे। कितना मटेरियल लगा, कितना लेबर लगा, कितना ओवरहेड खर्चा है, कितना कभी कभी टूट फूट कोई चीज हो गया, कोई चीज नॉर्मल लॉस हो गया, कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया, ये सारी प्रक्रिया आपका ऑपरेटिंग से चलता है। ये आपका होता है कैश को कैसे मेंटेन किया जाता है। दूसरा होता है फंड फ्लो। फंड फ्लो क्या होता है? इसमें आपका कोष प्रवाह की बात करता है। कोष प्रवाह मीन्स एक तरफ पैसा आपको आता है जिसको बोलते हैं सोर्स ऑफ मनी, दूसरा होता है एप्लीकेशन जो आप पैसा खर्च कर देते हो। ये आपका फंड फ्लो का बेसिक आधार बनता है, एप्लीकेशन और सोर्स एंड एप्लीकेशन। फिर इसी के आधार पे आप बनाते हो आपको वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मीन्स होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब चेक करते हो कि प्रीवियस ईयर मेरा कितना लायबिलिटी था और इस ईयर मेरा लायबिलिटी क्या है। पिछले साल मेरे पास कितना करंट एसेट था, इस साल मेरे पास कितना करंट एसेट्स है। अब इसमें दो चीज को ध्यान रखना, लायबिलिटी मीन्स देनदारियां, और करंट एसेट्स मतलब आपके पास कितनी पास संपत्ति बढ़ती है। जैसे लायबिलिटी, मान लीजिए पिछले साल आप किसी को उधार थे 100 रुपया, इस साल आपको पता चला 80 रुपये है, तो आपका प्रॉफिट हो रहा है, घाटा हो रहा है। भाई पिछले साल आपको 100 रुपया देना था, अब आपको 80 रुपया देना है, तो 20 रुपया कम हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आपका इंक्रीज होगा, डिक्रीज हुआ, तो आपकी लायबिलिटी क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। भाई अभी देनदारियां हमें नहीं देना। पिछले साल आपकी लायबिलिटी कितना था? 80 रुपया, इस साल आपकी लायबिलिटी 100 रुपया होगा, तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, घट गई, बढ़ गई, इंक्रीज होगा। इस बेसिक चीज को आपको समझना है, कब आपका लायबिलिटी डिक्रीज होगी, कब लायबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी, इस पॉइंट को समझना है। प्रीवियस ईयर और करंट ईयर से कंपेयर करना किया जाता है। नेक्स्ट इसी में आपका करंट एसेट्स। करंट एसेट्स से कहती है, मान लीजिए पिछले साल आपके पास करंट एसेट्स 10 लाख था और इस साल आपके पास 15 लाख, तो आपका इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ? आपकी करंट एसेट्स इंक्रीज हुई, बढ़ गई। अब पिछले साल आपके करंट एसेट्स 15 लाख थे, इस साल 10 लाख है, तो आपके क्या हुआ? करंट एसेट्स डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ। यही आपको चेक करना पड़ता है कब इंक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा। पिछले ईयर से और करंट ईयर से कंपेयर करके हम वर्किंग कैपिटल चेक करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद इसी में एक और बनाते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट बेसिक, जो आप बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट करके, जो सबको एक साथ जोड़ करके। अब इसमें आपको क्या क्या रहेगा? एक तो आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया, और पूरा वो बेसिक क्या करता है? आपका बैलेंस शीट के रूप में बनाता है। एसेट्स लायबिलिटी, एसेट्स लायबिलिटी, इसके आधार पर पूरा हम एक साथ जोड़ करके पढ़ते हैं। लेकिन बेसिक अगर देखा जाए दोस्तों, तो आपका सिर्फ फंड फ्लो स्टेटमेंट, वर्किंग कैपिटल, अगर ये बढ़िया से याद है, बस यही इतना पूछता है। और बाकी उसमें आप क्या करेंगे? एक लगाएंगे टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, फिर उसमें ऑपरेटिंग कितना डायरेक्ट खर्चा हुआ, कितना इनडायरेक्ट हुआ, डायरेक्ट घटाओ, कभी इनडायरेक्ट जोड़ोगे, लास्ट में टोटल कॉस्ट हुआ, कितना हमारा शुद्ध आता है, आप बताओगे इतना हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट दर्शाती है। ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इसी में लास्ट में आपका बजटरी कंट्रोल सिस्टम। बजटरी कंट्रोल सिस्टम मींस जैसे बजट आप बनाते हो, एक साइड आपका एक्सपेंडिचर, दूसरे साइड आपका रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर जो आपका होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीव, रेवेन्यू रिसीव। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस क्या होता है? जो आप बिल्डिंग्स है, प्लांट है, जो भी आपके फिक्स्ड एसेट्स होती है, वहां से जो आपका पैसा आता है, रेंट से पैसा आया, कैपिटल रेवेन्यू हो गया। ठीक, आपने मान लीजिए कहीं काम किया, पैसा आया, या आपने किसी को ब्याज पे पैसा दिया, आपके पास ब्याज आया, रेवेन्यू रिसीव हुआ। यही चीज को आप पलट दो। आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लांट बना रहे हो कैपिटल एक्सपेंडिचर, टूट फूट हो गई बिल्डिंग, रिपेयरिंग करवा रहे हो कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू में किसी को आप ब्याज पैसे लिए हो तो उसको आप ब्याज दे रहे हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। किसी की सैलरी पे कर रहे हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन्हीं दोनों बीच में आपको बजटरी कंट्रोल करना पड़ता है। अब बजटरी में क्या क्या फिर आता है? कैपिटल के पार्ट में आपका मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, वो सब बार बार चीजें घूम के आता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में
सैलरी है बेसिक चीज, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, बेसिक सोर्स क्या है, बेसिक एक्सपेंडिचर क्या है। इस पॉइंट को समझना पड़ता है कैसे कंट्रोल किया जाता है। गवर्नमेंट के पर्पज में देखें तो गवर्नमेंट दो ही इसके बेसिक आधार होता है। भाई अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा डेवलप करेगा तो पैसा का बजट बनाना पड़ेगा। अगर वो बजट ज़्यादा बना दिया, खर्चे नहीं किया तो भाई प्रॉफिट में दिखेगा, बट वो बेकार। एक चीज़ याद रखना, सरकार की प्रॉफिट अगर बजट है तो समझ जाइए देश के लिए ठीक नहीं। क्यों? उसने बजट तो बनाया लेकिन वो खर्चे नहीं किए। इसलिए कहा जाता है अगर आपको बजट है, आप मान लीजिए 1 साल का बजट बनाते हो 2 लाख, अब आप उसमें से 50,000 खर्च किया, 1.5 लाख, 50,000 खर्च किया, बाकी आपके पास 1.5 लाख रिमेनिंग है, तो ये जो प्रॉफिट लिखा है प्रॉफिट नहीं है, बेकार है। क्यों? अगर आप अपने पैसे को खर्च करते हैं तो एक प्रकार से मार्केट में सर्कुलेट करता है, एक हाथ से दूसरे हाथ में पैसा जा रहा है तो सर्कुलेट हो रहा, वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा, वस्तु का निर्माण हो रहा, लोगों के पास वस्तु जा रहे, देश में टैक्स भी क्या है, सरकार के पास भी जा रहा है, तो पैसे क्या हो रहे, एक प्रकार से वो रनिंग में चल रहा है। आप पैसे तिजोरी में बंद करके रख दिया, आपसे 50,000 खर्च किया तो 85,000 आपको दिखा, लेकिन 1.5 लाख क्या हुआ जो आपको बचा है और प्रॉफिट नहीं है, सबसे बड़ा लॉस है। ये चीज है। तो देश का अगर बजट बनता है, अगर ज्यादा खर्च होती है तो देश के लिए अच्छी है, लेकिन अगर नहीं खर्च करती, प्रॉफिट में आती है तो देश के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हमें हर एक पॉइंट को समझना पड़ता है। ये होता आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद लास्ट इसी में आपका नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में आप पढ़ते हैं दोस्तों ABC क्या है, ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल सिस्टम क्या है, मटेरियल क्या है, लेबर क्या है, ओवरहेड क्या है। इससे फार्मूला पढ़ते हैं, मिनिमम रेट क्या, मैक्सिमम रेट क्या, डेंजर जोन क्या है, इकोनॉमिकल बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, टेलर महोदय कॉन्सेप्ट क्या है, हेनरी फ्यूल कॉन्सेप्ट क्या है, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट इन लोगों ने दिया है। और उसके बाद इसमें आप पढ़ते हो टेंडर कॉस्ट क्या है, प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या है, ये बेसिक चीज आपको पढ़ना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए प्राइमरी कॉस्ट क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट क्या है, वर्क कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है, सेल्स क्या है, प्रॉफिट क्या है, ये बेसिक चीज आपको समझना पड़ता है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कहता है, किसी चीज को बनाने में आपकी कितनी लागत लगती है, किसी भी चीज को बनाने में आपकी लागत कितनी आती है। ये पेन है, कोई एक फैक्ट्री लगाओगे या कोई एक प्लांट लगाओगे तो वहां पर ये बनेगा। अब प्राइमरी खर्चा इसकी जो कवर बनाने में कितना, इसमें इंक का खर्चा कितना, लेबर का कितना है, मटेरियल क्या है, उसकी एक एक चीज को कॉस्ट को जोड़ती है। लेकिन इससे जुड़ा एक होता है प्रोसेसिंग कॉस्ट, या आप बोलते एक प्रकार से प्राइमरी कॉस्ट बोलते हैं उसको। कॉस्ट सीट आप बनाते होंगे, बहुत लोग पढ़े होंगे कॉस्ट सीट। कॉस्ट सीट क्या होता है, इसमें आप पढ़ते हो प्राइम कॉस्ट क्या है, वर्क कॉस्ट क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट क्या है, ऑफिस कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है, देन उसके बाद सेल्स होती है, उसके बाद आपका प्रॉफिट है। ये प्रोसेस आप करते होंगे, बनाते होंगे जब। तो प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आता है, मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है, इन तीनों को जोड़ते हैं। लेकिन इसमें क्या, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनकी बात। वर्क कॉस्ट में जो आपका काम करने में इनडायरेक्ट भी होते हैं, डायरेक्ट दोनों को जोड़ती है। फैक्ट्री से जितने जुड़े हुए पार्ट होते हैं फैक्ट्री में, लेबर है, मटेरियल है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट बिजली है, अब वहाँ पर बिजली लगता है, कोयला लगता है, लेबर लगते हैं, चपरासी लगते हैं, ये फैक्ट्री। ऑफिस में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलता है, AC है, फ्रिज है, कूलर है, प्लस रजिस्टर्ड है, पेन है, कॉपी है, लैपटॉप है, इनसे जुड़ा हुआ खर्चा होता है। बाकी तीनों को जब जोड़ लो आ गया टोटल कॉस्ट। बाद में सब जब बिक्री करते हो, बिक्री अगर मान लीजिए आपका पूरा लागत मान लीजिए आपका आया 10 करोड़, 10 करोड़ आपकी लागत आई और आपने उसको बेचा 12 करोड़ में, तो आपका 2 करोड़ प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, यही चीज होता है, बस और कुछ नहीं। इसको बोलते हैं कॉस्ट सीट बनाना। कॉस्ट, इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग की बेसिक चीज बात करता है टर्म को चेक करने के लिए। दोस्तों बोर्ड पे लिखना अच्छी चीज है, अब आदत सी होगी बोलने का। अब नेक्स्ट टॉपिक इसी में आप पढ़ते हैं प्रोसेसिंग कॉस्टिंग। प्रोसेसिंग कॉस्टिंग मीन्स होता है प्रक्रिया लागत। प्रक्रिया लागत मीन्स क्या होता है, जब आप एक स्टेप से दूसरे तीसरे तक पहुंचते हो। जैसे मान लीजिए फर्स्ट स्टेप आपका, ये फर्स्ट हो गया,
ये सेकेंड हो गया, और देन ये फाइनल होता है। ये 3 स्टेप होता है। फर्स्ट में किसी भी चीज का आप उसमें लेबर लाएंगे, मटेरियल लाएंगे, सब कुछ लाते हैं, इकट्ठा करते हैं। अब पेन का इसमें बेसिक आधार बनता है, इसमें एक बेसिक बैकग्राउंड आप तैयार करते हैं। कोई भी चीज़ आप बनाते हो, मान लीजिए कोई ये बॉल बना रहे हैं, डब्बा बना रहे हैं, जो भी गिलास बना रहे हो, ये मान लीजिए इसको बनाना है पहली चीज़, तो पहले इसमें आप एक कांच का फ्रेम दोगे। दूसरे में इसको क्या करते हो, अब बहुत बढ़िया से इसका एक डिज़ाइन और तैयार करोगे। डिज़ाइन तैयार, इसमें अलग अलग फूल बनाओगे, अलग अलग यहाँ पर मान लीजिए डिज़ाइन बनाओगे, अलग अलग जो भी है आप इसमें अलग अलग डिज़ाइन करोगे, ऐसे ऐसे फूल पत्ती करोगे। होता ना, आपने देखे होंगे कांच वगैरह जो भी आप बनाते हो, डिज़ाइन कर दोगे। पहले फ्रेम दिया, इसमें डिज़ाइन, और पूरा इसमें क्या करते हो। फिर थर्ड में आता है इसका, यही जो आप गिलास बनाते हो, इसको आप क्या करते हो, बढ़िया से इसकी पैकिंग करते हो। अब इसको मान लीजिए जो आपने बनाया है, इसको आप क्या कर देते हो, इसकी पैकिंग करते हो, किसमें, एक बढ़िया चारों तरफ से बढ़िया एक करके पैक कर देते हो। अब पैक जब हो जाता है तो उसके बाद ये फिनिश गुड हो जाती है। तो फर्स्ट में कितनी इसकी कॉस्ट आई, कितनी लागत आई, लेबर कितना है, सेकंड में कितनी है, और थर्ड में क्या है। फर्स्ट मान लीजिए आपका है 100 रुपया, सेकंड में लग गया आपका 20 रुपया, एक्स्ट्रा जोड़ दो, थर्ड में आपका 30 रुपया लग गया, तो तीनों जोड़ो कितना हो गया, तो तीनों जोड़ते कितना हो गया हमारा 150 रुपया हमारी कॉस्ट आई। अंत में हम इस पर क्या करते हैं, टैक्स को ऐड करते हैं, टैक्स को ऐड करते हैं। टैक्स जो भी है मान लीजिए हमने इसमें जोड़ लिया, अप्रोक्स करो, हमने टैक्स जोड़ लिया 30%, तो 30 मतलब अगर जोड़ लिया तो 30 इसमें ऐड कर लो, तो आपने 180 हो गया, 180 आपका टैक्स भी इंक्लूड हो गया। मार्केट आपका रेट रखोगे 30% जो भी है, चलो जोड़ लिया, 30% जोड़ोगे तो 180, 15 3 45, अगर वैसे करो तो 30 जोड़ो, 30 रुपया जोड़ लो, मैं 30 रुपया ऐड किया, हटाओ छोड़ो, तो 180 हो गया। मार्केट रेट आपने रखा कि मार्केट भी कुछ रेट जोड़ते हैं, चलो 2 रुपया और जोड़ लिया, या कुछ और जोड़ लिया, खर्चे वर्चे के सब जोड़ते हुए आपने 200 रुपया इसका आपने रेट रखा। सब कुछ जोड़ोगे, पहले अपना लागत, देन उसके बाद टैक्स, ढुलाई खर्चा, कैरेट कितना हमारा खर्चा आएगा, और मार्केट के कुछ छोटे मोटे खर्चे देना पड़ जाता है, रिक्शा से लाना, ऑटो से लाना, वो भी खर्चा, सब कुछ जोड़ के आपने 200 रुपया मार्केट प्राइस रखेंगे। ये होता है प्रोसेसिंग कॉस्ट, पहले बनाने में कितनी लागत आई, दूसरे में कितना है, फिनिश गुड जब पूरा बन करके तैयार हो जाता है, और उसके बाद सब कुछ जोड़ करके तब मार्केट तक आप वस्तु पहुंचाते हैं 200 रुपये में। ये होता है, इसी का आप एक एक चीज का बारीकी अध्ययन करते हो। क्या अध्ययन करोगे कि मटेरियल कितना लगा, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये सारी चीज आप क्या करते हो, इसकी गणना करते हो, चेक करते हो, काउंटिंग करते हो, बारीकी चीज का। यही होता है आपका प्रोसेसिंग कॉस्ट। एक अकाउंट और से पढ़ते हो आप, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स होता है किसी चीज का ठेका ले लेना। मान लीजिए कोई काम करने को आपको 100% करना था, 50% आप पहले सर्टिफाइड कर लेते हो कि भाई 50% मुझे पहले दो, उसके बाद ही मैं काम करूंगा, तो 50% आप क्या कर लेते हैं, ठेका ले लेते हैं। 50% जो रिमेनिंग होता है, जब काम कंप्लीट होता है देन उसके बाद आपका पैसा मिलता है। तो उसमें भी आपका होता है कि फर्स्ट कंडीशन में क्या था, सेकंड में क्या था, थर्ड में, से 3 तरीके से आपका वहाँ भी आप पढ़ोगे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। एक बार बार आपको मटेरियल, लेबर, ओवरहेड लगता है। एक चैप्टर इससे जुड़ा होता है, नेक्स्ट टॉपिक मशीन आवर रेट कॉन्सेप्ट। क्या मशीनरी सिस्टम, देखिए मशीनरी सिस्टम क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है। इस कॉन्सेप्ट को टेलर महोदय ने दिया था। उन्होंने कहा किसी भी काम को हमें एक साइंटिफिक तरीके से डिवाइड करना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति के मत बोलो कि भैया आपको पूरा दिन काम करना है, ये मत रखो। उसको बोल दो कि आपका ये जो जितना काम है, आप चाहे 2 घंटे में करो, चाहे 5 घंटे में करो, ये पैसा पकड़ो, इसे फिनिश करो। तो जैसे आजकल लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम देते हैं, तो उनका जिम्मेदारी आ जाता है। आप पता चला दिहाड़ी काम करवाएंगे तो सोचेगा आज काम कर लेंगे 500 रुपये होगा, कल भी कर लेंगे 500, अगले दिन कर लेंगे 500। ये क्या कहता है, वो व्यक्ति बार बार अपनी मजदूरी बनाने के लिए लगा रहेगा। और जब आप बोल दोगे ठीक है 2 दिन का काम है, ठीक भैया इसको 1000 रुपये पकड़ाओ, काम खत्म करो, तो उसे लगेगा कि अब तो भाई काम तो मेरा, पैसा तो मिल गया, मैं सब काम कर डालता हूँ। तो टेलर महोदय हमेशा साइंटिफिक बात करते हैं। वो कहते हैं अगर मान लीजिए कोई फैक्ट्री में पेन बन रहा है,
जैसे मार्कर ही बन रहा है, तो कहेंगे काम करो, आप पूरा दिन काम मत करो। वो कहेंगे पर पीस अगर आपको 10 पैसा मिलता है, मैं आपको पर पीस पे 10 पैसा दूंगा। तो लेबर को ये लगेगा, लंच वगैरह सब भूल जाएगा, उसे लगेगा 10 पैसा मिला, मैं लाखों पेन छापता हूँ, बनाता हूँ, क्योंकि उसका टारगेट हो जाता है। आपने उसको टारगेट नहीं दिया, वो खुद अपने आप में टारगेट ले लिया। तो ये कहते हैं टेलर महोदय, किसी से काम निकलवाना है, काम करवाना है, उसे खुद काम की जिम्मेदारी इसमें सौंप दो पैसे के आधार पे, तो खुद वो काम करना शुरू कर देता है। इसी बात दूसरे एक निकलते हैं हेनरी फ्योल कॉन्सेप्ट है। हेनरी फ्योल जी ये कहते हैं कि नहीं, मैं काम को एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में करवाना चाहता हूँ, कि एक प्रशासनिक रूप में होना चाहिए, एक रूरल रूप में होना, एक डेमोक्रेटिक रूप में होना चाहिए, ना कि उसे टारगेट बेस पे मैं करवाऊंगा। क्योंकि वो कहते हैं भाई एक मानव है, इतना भी इसके अंदर लालच ना दो, एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में होना चाहिए, प्रशासनिक रूप में होना। ठीक है, सुबह 8 बजे आप आइए, काम करिए, 5-6 बजे आप चले जाइए, बीच में लंच भी होगा, आप अपने काम को उतना ही करिए जितना आपकी औकात है। तो उनका अपना कॉन्सेप्ट था, इनका अपना कॉन्सेप्ट था। बाकी अगर जिनको देखिए, एक चीज है, अगर आपको दोनों लोग का कॉन्सेप्ट अपने अपने जगह ठीक है, वो थोड़ा इंटीग्रेटिव बात करते हैं, लेकिन ये भी इंटीग्रेटिव है, थोड़ी करेंगे नहीं मैं आपको पैसा नहीं दूंगा। जब मुझे काम ही करना है तो काम के लिए आपको प्रेरित करते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या, लोग लापरवाह हो जाते हैं, उनको लगता है खुद की मेरी आज़ादी में काम करूँ या ना करूँ, मेरा तो पैसा बन रहा है। लेकिन जब आपका जो बॉस होगा वो पूछेगा आपने काम नहीं किया, पूरा दिन आप खाली बैठे रहे, सैलरी बनाने आते हो, आपको शर्म नहीं आती। इसलिए आप देखते होंगे तो कहीं कहीं हेनरी फ्योल कॉन्सेप्ट जो होता है, वो जिम्मेदारियों से लोग भागते हैं, लेकिन टेलर महोदय जिम्मेदारी तो स्वयं दे देते, काम करो। ये आपको होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। इसमें कुछ और मेथड पढ़ते हैं, लिफो क्या है, फीफो क्या है, हिफो क्या है, वेटेड क्या है। लिफो लास्ट इन फर्स्ट, फर्स्ट इन लास्ट, इस प्रकार के आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। वेटेड किसका वेट ज़्यादा, उसको जल्दी बेचो, जो वस्तु ज़्यादा खराब जल्दी होने उसको पहले बेचो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड आउट। उसके बाद हिफो। तो इस प्रकार का जो पूरा मेथड होता है, लिफो, फीफो, हिफो, ये सब पढ़ेंगे। इसको आपको बार बार रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना है। एक लास्ट इसमें बचा होता है आपका टेंडर कॉस्टिंग। टेंडर कॉस्टिंग मीन्स होता है निविदा लागत। निविदा लागत मीन्स एक प्रकार से अगर देखा जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं। ट्रेंड करना, एक प्रोसेस को देना, एक फ्रेम को देना। जैसे मान लीजिए ये डस्टर है, मान लीजिए है, अब इसको पहले एक फ्रेम देंगे। टेंडर एक कॉस्ट होता है, टेंडर कॉस्ट मतलब निविदा लागत। इसको बनाने में कितनी लागत आएगी, कितना इसमें लेबर, कितना मटेरियल, सब कुछ पहले से काउंटिंग करते हैं। देन उसके बाद आपको फिनिश गुड के लिए काम देते हैं, भैया आप काम करो, ये लो। पहले वो जोड़ते हैं मेरा कितना काम लगेगा, एक प्रकार से उसको जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं। आपको ट्रेंड करेंगे, स्किल करेंगे, उसके बाद देन आपको काम देते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में इतना ही बेसिक चैप्टर होता है। तो दोस्तों ये था, मैंने पूरा एक लेक्चर दिया चैप्टर को। कल दूसरा लेक्चर फिर लेके आएंगे, आपका रहेगा बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मस्त रहिए, ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। अब जो आपका समय है, ज़्यादा से ज़्यादा रोजाना कम से कम 2 सेट क्वेश्चन लगाओ, 2 सेट हर दिन लगाओ। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन खूब लगाओ, उस क्वेश्चन को पढ़ो कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या मेरे माइंड में कभी आया था सवाल या नहीं आया है। इस तरीके से सोचना शुरू करो, आपके क्वेश्चन बनते चले जाते हैं। तो दोस्तों आज इतने, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।